हो जा चालू भाई। हाँ, तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि कैसे ये काम करता था। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट हाफ में हमने निकाला था वो शायद 2I0 अपॉन पाई, सॉरी I0 अपॉन पाई कुछ ऐसा कुछ आया था, राइट। 2I0 अपॉन पाई था, यानी कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हाफ में यदि वो मूव करता है तो उसका जो एवरेज करंट होता है वो पीक करंट का 63.7% था। मैंने आपसे कहा था कि यदि मान लो पीक करंट 10 एम्पियर है तो उसमें एवरेज करंट 6.37 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन अगले में वो उल्टा हो गया था। तो यदि हम बात करें पूरे साइकिल में तो कितना आया था आंसर का, 0 आ गया था। इसका मतलब ये हुआ कि यदि नेट करंट 0 हो रहा है उसमें, तो जो जो अपने नेट फोर्स पे काम कर रहे थे, जो केमिकल इफेक्ट था, जो मैग्नेटिक इफेक्ट था, वो हमारे यहाँ पे काम नहीं कर सकता। ये बात सामने आ गई थी कल ही। आज तब हमको याद आया कि इसमें एक हीटिंग इफेक्ट और होता है, और जो हीटिंग इफेक्ट जो होता है बच्चों, वो महत्वपूर्ण है। आप में से बच्चों को याद होगा जो 10th में आपने पढ़ा होगा इसको बेटा, 10th में H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, याद आ गया। यस सर। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पे इसको आपने यस। जूल लॉ पढ़ा था आपने। इसमें आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है। तो उसमें क्या था कि चूंकि हीटिंग इफेक्ट, ध्यान देना बेटा, हीटिंग इफेक्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एक्चुअली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि करंट नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा तो भी उसका जो स्क्वायर आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि जो पहले हाफ में पॉजिटिव है दूसरे नेगेटिव को ऐड होता था वो इसमें नहीं होगा। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हमने इसका एवरेज करंट निकाला। तो अब वो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी वो समझो आप, कि आपने देखा कि पहले हाफ में पॉजिटिव दूसरे हाफ में नेगेटिव आ गया। आंसर कितना हो गया, 0। तो इसमें एक काम किया गया कि पहले बोला गया कि इसको स्क्वायर कर दो। उसका फायदा क्या हुआ करंट का, कि जो पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव था ही था, और जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया। फिर उसका मीन निकाल लो, मीन निकाल दिया। लेकिन चूंकि हमको तो करंट का निकालना था ना मीन, ना कि स्क्वायर ऑफ करंट का, तो कहा गया इसका रूट निकाल दो। तो वहीं आ गए, तो पहले स्क्वायर किया, फिर मीन और फिर रूट। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, यानी कि पहले स्क्वायर किया, फिर मीन किया, और फिर इसका रूट निकाल दिया। तो इसमें एक नई लैंग्वेज आएगी, नया वर्ड आएगा, उसको हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आप लोगों ने ये वर्ड, IRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो अपने को यहाँ निकालनी है। तो जो एवरेज निकालेंगे, तो आप आज का अपना जो नया टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, डालिएगा रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। शुरुआत में हम एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं, तो लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the, it is defined as the steady current, steady current which produces, which produces, which produces the same amount of heat, the same amount of heat in a conductor, in a conductor in a certain time interval, in a certain time interval,
as is produced by the AC in the same conductor during the time period capital T. Time period of full cycle, complete cycle, full cycle जो भी जो ठीक है, and it is represented by ये IRMS. It is represented by, चलिए अब शुरू करते हैं इसको। कैसे आएगा, कहां से आएगा? देखिए, let us consider I is equal to I naught sin omega t. I is equal to I naught sin omega t. Now this current is flowing a conductor of resistance capital R for time dt, छोटा टाइम dt। ये वाला करंट जो है एक R रेजिस्टेंस के कंडक्टर में से dt टाइम के लिए पास होता है, टाइम dt। then heat produced in the conductor is given by ये dx is equal to I square R dt। होता h है, मगर चूंकि टाइम हमने कम दिया है इसलिए हमें dt है तो हमें dx हो जाएगा I square RT। Substitute the value of I, then we have I naught sin omega t whole square R dt। So dx is equal to I naught square sin square omega t R dt। ठीक, ये छोटे से टाइम में है, अब हम लोग को क्या करना है, हमें इसे बड़े प्रोस्पेक्टस में देखना है। तो हम बात करेंगे कि हमें चाहिए पूरे टाइम के लिए, यानी कि हम इसे कर देंगे इंटीग्रल। तो देखिए नाउ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, when current flows for time period capital T is given by, क्या हो जाएगा इसमें, आप 0 से C कर dx is equal to
आप देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर और r, ये तो कॉमन है, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, लिमिट होगी e ऑफ 50 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, हमें इसका निकालना है इंटीग्रल अलग से, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से निकाल देते फिर यहाँ पे रख देंगे बाद में। तो क्या हो जाएगा, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। मैथ स्टूडेंट बताओ भाई इसका कैसे करूंगा इंटीग्रल? सर ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, एक्चुअली में क्या है, इसको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमको, उसके पीछे वजह बता दूं मैं आपको, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उनको मैं बता दूं। क्या है बच्चों कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के लिए कोई फार्मूला नहीं है, हमारे पास जो फार्मूला है वो या तो साइन के लिए या कॉस के लिए है। ठीक है, तो हम इसे इसको क्योंकि आप जो बच्चे मैथमेटिक्स के नहीं है, बायोलॉजी के बच्चे हैं, मैं उनके लिए बताता हूँ, आप मुझे बता यहाँ पर तो कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 ये होता है, ये याद रखना, ये फार्मूला होता है। साइन का थीटा कितना होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये यहां रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 से t तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम 2 को बाहर निकाल दो, तो अब यदि हम इसका 2 को 1/2 का फिर बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 0 से t dt माइनस ये हो जाएगा 0 से t cos 2 ओमेगा t dt, राइट, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट 1 अपॉन t, इसका कितना हो जाएगा बेटा, t लिमिट t, और लिमिट क्या होगी 0 से t माइनस इसका क्या होगा cos थीटा का, cos का होता है सर नीचे का सर दिख नहीं रहा सर, मैं कर दूंगा। ठीक है, ये कितना हो गया, इसका क्या होगा बेटा, cos थीटा का होता है माइनस साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन ये आएगा, ये तो यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आता है साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और लिमिट 0 से t। क्या है बच्चों, ये हो जाएगा 0, क्यों हो जाएगा मैं बताता हूँ, लिख देना, ये तो है कांस्टेंट, ये है साइन, आप सभी को बड़ा पता होना चाहिए साइन और कॉस की वैल्यू एक साइकिल में हमेशा 0 होती है, तो लिख देना बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन और कॉस इन वन साइकिल इज ऑलवेज 0। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसके बाद तो ये तो हट ही गया, ये कितना आ जाएगा अपने को, ये आएगा 1/2 t माइनस 0, यानी कि t/2 कितना आ गया, t/2, बस लिख दो,
this value is put in equation number first. कितनी है इक्वेशन? h is equal to I नॉट स्क्वायर तो था ही, r भी था, ये कितना आ गया p अपॉन 2 इनटू। ठीक है जी, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। ये इतनी हीट पैदा होगी, कितनी? आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2 एक साइकिल में। अब लिखिए लेट आई आर एम एस, let IRMS be the RMS value of AC. Let IRMS be the RMS value of AC which flows through the conductor of resistance capital R for time t, capital T. Then heat produced in the conductor H is equal to I RMS square RT. Equation number 3. Comparing equation second and third, so we have I RMS square RT is equal to I naught square RT upon 2. RT से RT cancel and taking under root, so IRMS is equal to I naught upon 2. IRMS is equal to कितना आ गया? I naught upon under root 2। ध्यान देना, जो अभी पहले वाला आया था वो हाफ साइकिल में था, वो आया था 2I नॉट अपॉन पाई। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, अंडर रूट के लिए रखने वैल्यू, तो ये RMS आता है 0.707 I नॉट। यानी कि जो अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि एवरेज करंट इन हाफ साइकिल कितना था, पीक वैल्यू का 63.7%, और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है 70.7%। यानी कि जो IRMS वैल्यू होती है इट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू Now the question is, अब हमने यहाँ पे बहुत पैदा कर लिया, हमारे पास एक I एवरेज आ गया, एक I नॉट आ गया, एक IRMS आ गया, एक I है ही। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मन में है सबके, आपके भी आ रहा होगा कि जब आप ये कहती हो कि हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट है और 5 एम्पियर करंट है, राइट? तो ये जो 5 एम्पियर है ये क्या है? I है, I एवरेज है जो हमने पढ़ चुके हैं पहले, वो है IRMS है, I नॉट है, क्या है बताइए? आप में से मुझे ये बताने की कोशिश करें कि
क्या IRMS क्या है ये? कोई तो बोलो। सर आई एवरेज। आई एवरेज सर RMS होगी। नहीं, ऐसा तुक्का नहीं मारो कि भाई उसने कहा तू तुझे बोलते मैं बोल दूंगा। फिजिक्स इज डिपेंड ऑन द लॉजिक। यदि आप कह रहे हो कि IRMS है, आप कह रहे हो कि आई नॉट है, आई कह रहे हो तो क्यों है, वो वाली बात चल रही है। खैर कोई बात नहीं। ये जो 5 एम्पियर होता है या जो 220 वोल्ट है, ये ना तो आई एवरेज है, ना ये आई है, ये है ना ही आई नॉट है। इसे कहते हैं IRMS। इसका मतलब ये हुआ कि IRMS एक एवरेज, एक साइकिल में जो करंट है वो है। तो यदि आप यहां देखो तो IRMS का मतलब ये नहीं निकलता कहीं क्या कि IRMS इज इक्वल टू है आई नॉट अपॉन √2। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू IRMS अपॉन 0.707 IRMS इंटू √2। हाँ, मतलब जब आप ये कहते हो कि आपके घर में 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इसका मतलब मालूम है क्या है? इसका मतलब है कि IRMS तो एवरेज करंट आ रहा है एक साइकिल में, यानी कि उसमें पीक वैल्यू कितनी होगी, 7। यानी कि जो आपने 5 एम्पियर करंट दिया है और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है ना? तो 14 × 5 करेंगे तो कितना जाएगा, 7 आ रहा है लगभग। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास करंट आ रहा है 5 एम्पियर घर में, तो उसकी वैल्यू +7 से लेकर के -7 तक बदलती है। एक और बात, ये तो करंट की बात हो गई। आपके घर में जो करंट वोल्टेज कितना आ रहा है, 220, 220। तो 220 का निकालो √2, तो पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये आता है लगभग 311 वोल्ट। कितना आता है, 311 वोल्ट। यानी कि आपके घर में भी 220 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके घर में 1 सेकंड में एक बार ऐसा होता होगा कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, 311। और कहां तक जाएगी वैल्यू, -311। -311। तो 311 और -311 के बीच में कुल कितना डिफरेंस आ गया, कितना टफ क्वेश्चन पूछा है मैंने। 622। हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय ऐसा आता है साइकिल में कि जब आपके दोनों स्विच के बीच में 622 वोल्ट होता है, और ऐसा 1 सेकंड में 50 बार होता है, 50 टाइम। ठीक, 50 टाइम। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 साइकिल पर सेकंड। ये हर देश की अपनी अलग अलग होती है। हमारी अलग है, पाकिस्तान की अलग होगी, अमेरिका की अलग होगी। सबसे अच्छी क्वालिटी का करंट मिलता है अमेरिका में, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। ठीक, सर उनकी तो 60 है ना सर। 60 है तो 10 में तो दुनिया पलट जाती है पागल। एक एक पे अंतर आ जाता है। ठीक, तो अच्छी क्वालिटी पर अक्सर होता है कि यहाँ पर कम वोल्टेज में काम होगा। हमारी 50 है, फिर भी काफी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, आप में से ये बताओ मुझे, आज आपसे मैं एक चीज आपको मैं डराना चाहता हूँ आप लोगों को, और आप लोग डरना। घर में हमारे पास आयरन है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, तो उसमें स्विच उतने प्लग लगाते हैं, सब देखे होंगे। कभी कभी क्या होता है कि प्लग खराब हो गया, तो क्या करते हैं, इसको तोड़ के निकाल दिया और तार को ऐसे करके ऐसे लगा दिया। ऐसा कितने लोग कर चुके हैं अभी तक? सर बहुत बार कर चुका। सर मैं भी। सभी कर चुके हो? यस सर। हाँ। अच्छा, ये कितने लोगों ने देखा है कि जब वो ऐसे लगा रहे होते तो उसमें स्पार्किंग होती है कभी कभी? सर हर बार। वेरी गुड, अब सही करोगे। क्या आपको ये बात पता है कि जिसमें स्पार्किंग होती है, जिसमें, हमेशा नहीं, जिसमें होता है, किस समय आता है वो, उस स्पार्किंग के समय जो उन दोनों प्लग के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है वो कितना होता है? वो होता है 622 वोल्ट का। 622 वोल्ट का। वोल्ट। हाँ। अब ये सोच के देखो कि जिस समय, अच्छा ये हमेशा नहीं होता, ये 1 सेकंड में 50 बार होता है, 50 टाइम। ठीक। तो जब ऐसा हो रहा हो, मान लो भगवान ना करे कि जिस वक्त हमने लगाया, स्विच में किया, स्पार्किंग हुई, उसी में हमको हाथ में लग गया करंट, और मान लो उसी समय वोल्टेज डिफरेंस था 622 वोल्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जगह जगह पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, इसको हम लोग देसी भाषा में डीपी बोलते हैं, उस पर लिखा होता है 440 वोल्ट, और 2 हड्डी और 1 मुंडी बनी होती है। देखिए क्या खतरा। हाँ सर। तो 440 वोल्ट पर यदि करंट लग जाए ढंग से, तो हड्डी और मुंडी बचती है केवल। और हम लोग पिछले कई वर्षों से ये बहादुरी का काम करते आ रहे हैं। तो ये आज आप लोग जान लें कि आप लोग कितने बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं। ये बात सही है कि कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी होती है, 1/50 सेकंड की। अब चूंकि 1 सेकंड इतना फास्ट होता है कि क्विक निकल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यदि ऐसा हो गया, यदि ऐसा हो गया तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सो रिमेंबर ऑलवेज, जब कभी भी हम स्विच का यूज कर रहे हो, डायरेक्ट टारगेट कभी नहीं करना चाहिए। इवन यदि आप स्विच उसमें प्लग लगा रहे हो, उसमें स्पार्किंग हो रही है, तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। इट इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर योर लाइफ। हम लोग क्या है कि खतरों में खिलाड़ी हैं। इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में एक डायलॉग है, अरे कुछ नहीं होता। ये लोग, कितने लोग इस डायलॉग से परिचित है? कुछ नहीं होता, ऐसा मत करना, अरे कुछ नहीं होता। ये बहुत ही गलत तरीका है। तो ये ध्यान रखें बच्चों कि कभी भी, जब भी आपने देखना, कभी भी मैं आपसे, मैं आगे पढ़ाऊँ तो बताऊँ आप लोगों को कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, करने में बुराई नहीं है, हमेशा उसको टाइट कीजिए। तार टाइट होना चाहिए, प्लग टाइट लगा होना चाहिए, क्योंकि जब ये ढीला होता है तो इसमें स्पार्किंग के चांस बढ़ जाते हैं। स्पार्किंग मतलब वोल्टेज का कम और ज्यादा होना। इसका मतलब क्या? इंड्यूस करंट का पैदा होना। इंड्यूस करंट का पैदा होना मतलब मोर कोलिजन। मोर कोलिजन मतलब मोर हीट। मोर हीट मतलब बल्ले बल्ले बल्ले। इसलिए हमेशा टाइट कीजिए। कभी कोई प्लग आपको लगता है थोड़ा सा इसमें स्पार्किंग हो रही है, तुरंत निकालिए, इसको देखिए, चेक कीजिए। स्पार्किंग के 99.999% चांस होते हैं कि वो जो आपने जो इसको लगाया है वायर को प्रॉपर लगा नहीं है।
और उसमें से स्पार्किंग होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने एक खतरे को नाम दे रखा है। ठीक, ओके। तो ये था आपका आज का ये आई नोट। इसीलिए IRMS वैल्यू को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। यानी कि जो आपके घरों में जो 5 एम्पियर लिख के आता है या 220 वोल्ट आता है, तो 220 वोल्ट जो है वो इफेक्टिव यानी कि VRMS है, और वो जो 5 एम्पियर है वो IRMS है। तो लिख दो नीचे, इसके बाद लिखना RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, RMS value of alternating current is also known as effective value of AC. Effective value of AC. अब लिखिए आज का नया टॉपिक छोटा सा है, फेजर एंड फेजर डायग्राम। फेजर एंड फेजर डायग्राम। फेजर वर्ड कम्स फ्रॉम फेज। फेज क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था थोड़ा सा 11th में तुमने पढ़ा होगा कि एक क्वांटिटी होती है जो बताती है कि जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स है, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, पार्टिकल जो SHM में मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। इन सिंपल वर्ड देखा जाए तो साइन या कॉस के साथ जो एंगल होता है, बस वो एंगल जो है उसे बोलते हैं फेजर, या उसको फेज बोलते हैं। याद रखने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी, वो है फेज। अब साइन थीटा है तो थीटा हो जाएगा फेज, साइन पंकज सिंह है तो पंकज सिंह हो जाएगा फेज। यानी साइन या कॉस के बाद जो लिखा होता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, उस साइन और कॉस का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं फेज। एक और इसी से जुड़ा वर्ड है जिसे हम लोग बहुत गलत यूज करते हैं, ये आप लोगों ने सुना है कि नहीं कि वो हमारा वाला फेज चला गया है, वो उस फेज में से करंट आ रहा है, ये सुना है क्या? ये जो बच्चे बाहर रहते हैं वो सब सुनते होंगे ये बात कि वो कभी गैस बड़े 3 फेज में से 2 फेज आ रहे हैं, 1 फेज नहीं आ रहा। हाँ सर। चलो ठीक है, कोई तो ऐसे सुना हुआ है, इसका मतलब ये कि एक ही आदमी है जो घर के बाहर घूमता है, बाकी सब घर में बैठे रहते हैं, या उसमें बिना मतलब कि जितने जगह घूमते हैं, एक ही व्यक्ति है जो सही जगह घूमता है। चलिए, तो वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा इस फेज का मतलब क्या है। वो तो लिखिएगा, फेजर इज अ रोटेटिंग, फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर, phasor is a rotating vector which represents a quantity, which represents a quantity varying sinusoidally with time, sinusoidally with time। आगे लिखिए, if instantaneous voltage, if instantaneous voltage of AC is given by E, V is equal to V naught sin omega t, then अब बनेगा बड़ा, ये देखिए आप,
ये देखो बेटा, ये जो एरो बना दिया आपने ना, तो ये वैल्यू V नॉट है, V नॉट, ये वैल्यू जो कि मैक्सिमम है, ये यहाँ पर है, तो V कितना हो जाएगा 0। अब ये घूमते 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 यहाँ आ गया, तो 90 हो गया, तो V इज इक्वल टू V नॉट, फिर ये कम हो जाएगा, यानी कि ये जो इसकी पीक वैल्यू ये कभी नहीं बदलती। इसे बना लीजिए, ये है फेजर डायग्राम। बन जाए तो बेटा बोल देना। डन सर। ओके, देखो बेटा, अब यहाँ पर एक समस्या आ रही है जो अभी तक नहीं थी, कि V इज इक्वल टू कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, I कितना है, I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि V और I दोनों के दोनों t के साथ में, टाइम के साथ में बदल रहे हैं। तो अब कोई जरूरी थोड़ी है कि दोनों साथ साथ चले, हो सकता है साथ साथ चले, हो सकता है साथ साथ ना चले, तो यहीं से शुरू हो जाएगा फेज डिफरेंस। अभी आप कभी देखेंगे आप नेक्स्ट क्लास के बाद से कि वोल्टेज कभी करंट के साथ हुआ, कभी करंट से आगे हुआ, करंट से पीछे हुआ। सर्किट सर्किट आपके पास तीन चीजें हैं, एल सी और आर। कैपेसिटर, तो पहले हम लगाएंगे केबल आर, फिर केबल सी, फिर केबल एल, तीन, फिर एल सी, एल आर और सी आर, कितने हो गए, फिर से तीन, तो हो गए 6, और लास्ट में लगाएंगे एल सी आर, और देखेंगे क्या होगा। ऐसे बहुत सारे हैं जो ओबियसली हम लोग अब दिवाली की बात कर पाएंगे, क्योंकि हमारा क्लास और से जब भी हमारी क्लास होगी हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू मच, साइड।